अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन, जल्दी से बता दें प्लीज़। ओके, ग्रेट। इब्तिसाम, आपका रिप्लाई नहीं आया कि आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है, इब्तिसाम? ओके। तो देखें, हम लोग का जो है टॉपिक चल रहा था ऑप्शंस, ठीक है। हम लोग ऑप्शंस के मेरे ख्याल से 2 to 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं इन द क्लास, ठीक है। अब आज मैंने आप लोगों को, हमारे ऑप्शंस के अभी दो पास पेपर क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग दो पास पेपर क्वेश्चंस और करेंगे, एक आज की क्लास में और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और ऑप्शंस का क्वेश्चन कराऊंगा। फिर हमारा ऑप्शंस का टॉपिक क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। और फिर हम अपने लास्ट टॉपिक पर जाएंगे, कॉस्टिंग का जो लास्ट टॉपिक होगा उस पर जाएंगे। खैर, तो देखिए, आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ऑप्शंस का, वो आपके सामने मैंने खोला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शंस का जो आज मैं आपको टॉपिक, आज जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं ऑप्शंस के टॉपिक का, वो मैंने आपके सामने खोला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन स्टार्ट यहां से हो रहा है, ठीक है। ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? मई जून 2023, ठीक है। मई जून सेशन का ये पेपर है, 2023, 2023 का ये पेपर है, मई जून सेशन का। पेपर 2 वेरिएंट 2। अब उस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब उस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन हमें इसका पार्ट ए नहीं करना, पार्ट बी फिलहाल नहीं करना, एंड पार्ट सी भी फिलहाल नहीं करना, एंड पार्ट डी भी हमें फिलहाल नहीं करना। ये पार्ट ए बी सी डी क्यों नहीं करने हमने? क्योंकि ये रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले ना, कॉस्टिंग का, दैट इज एफओएच शीट्स, ठीक है। ये उस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो पार्ट डी के बाद है ना, वो हमारे ऑप्शन से रिलेटेड पार्ट है। तो दैट्स वाई पार्ट ए बी सी डी हम नहीं कर रहे अभी। जब हम एफओएच शीट्स का टॉपिक पढ़ लेंगे तब ये वाले पार्ट्स हम करेंगे, जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे तब। तो फिलहाल हम लोग सपोज करेंगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब आगे यहां से जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ लास्ट इस क्वेश्चन के पार्ट ई एफ एंड जी हमने सॉल्व करना है, ठीक है। और ये ऑप्शंस का क्वेश्चन है यहां से। तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, रीड करते हैं और देखते हैं क्या सीन है, ठीक है एवरीवन। अब क्या लिखा हुआ है? एट अ सेकेंड फैक्ट्री मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड। अब इस ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, यहां से दूसरी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है, ठीक है। A single product X is manufactured. However, demand for this product has fallen recently due to increased competition. अब ये जो सेकंड फैक्ट्री है बिजनेस की, उधर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट एक्स। और आगे क्या लिखा हुआ है? हाउ एवर डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट हैज फॉलन रिसेंटली ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन। और ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन इस प्रोडक्ट एक्स की जो डिमांड है ना, वो फॉल हो रही है रिसेंटली, ठीक है। अब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट एक्स। अब आपको प्रोडक्ट एक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर यूनिट इंफॉर्मेशन दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का खर्चा इज 22, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का खर्चा इज 18, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दी हुई है 20, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है, बोला हुआ ही नहीं है निकाल के दो, लेकिन जब आप ये इंफॉर्मेशन को देखोगे और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं सेलिंग प्राइस कितनी होगी? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सर, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का खर्चा दिया हुआ है सर, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती हैं। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी दी हुई है, आपको पता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 22 प्लस 18, ये आपकी हो जाएगी 40। और सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता, इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन 20 है, तो बेसिकली 40 यहां अगर प्लस हो जाएगा तो आपकी जो एक सेलिंग प्राइस है वो 60 आ रही होगी, ठीक है। मांगी भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको सेलिंग प्राइस बता दी, देखकर आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि यार सेलिंग प्राइस भी हम निकाल सकते हैं। खैर, करके भी दिखा देता हूं दोबारा, नो इश्यूज। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है सर? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 18 प्लस 22, दोनों वेरिएबल कॉस्ट हैं, डीएम एंड डीएल। तो ये आपकी आ जाएगी 40 माइनस सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं पता, इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन 20 है। तो ये 40 वहां जाकर प्लस हो गया, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी आ जाएगी 20 प्लस 40, दैट इज $60। ये बात कह रहा था मैं, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं।
नॉर्मल कैपेसिटी इज 14,000 यूनिट्स पर मंथ नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है पर मंथ, नॉर्मल कैपेसिटी मतलब हम नॉर्मली कंडीशंस नॉर्मल रहे तो हम मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकते हैं? 14,000 यूनिट्स पर मंथ। द फैक्ट्री इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी, लेकिन हमारी फैक्ट्री अभी नॉर्मली कितने यूनिट्स पर ऑपरेट कर रही है? वो अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर रही, जो फुल कैपेसिटी थी उसकी 75% पर ऑपरेट कर रही है। तो बेसिकली कितने यूनिट्स अभी हम बना रहे होंगे? 14,000 का 75% पर हम ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्मल कैपेसिटी के, तो 14,000 का 75% होता है 10,500 यूनिट्स। ऐसा ही है सिंधी, आप मुझे यही कह रही हो 10,500 यूनिट्स, ठीक है। अब आगे, ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड, मतलब ये पूरे 10,500 यूनिट्स बनाकर हम बेच देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ आर 56,000, पर मंथ फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 56,000, ठीक है, ग्रेट। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर 1 मंथ, कह रहा है 1 मंथ का प्रॉफिट निकाल दो। 1 सेकंड में आपको प्रॉफिट निकाल के देना चाहिए। आप बोलोगे सर पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन पता है 20, ठीक है, और कितने पर मंथ हम कितने यूनिट्स फिलहाल बनाकर बेच रहे हैं? 10,500, तो पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स, तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। ये हमने निकाली है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी कितनी आएगी भाई? 20 मल्टीप्लाइड बाई 10,500 कितना होता है भाई? 20 इंटू 10,500, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10,500, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है 210,000, 2,10,000। अब आपको पता है इसमें से आप क्या कर दोगे? लेस फिक्स्ड कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है भाई? ऊपर बताई हुई है, पर मंथ फिक्स्ड कॉस्ट इज कितनी है भाई? फिक्स कॉस्ट, यस 56,000। तो आप लोग यहाँ है, आप लोगों ने यहाँ 56,000 जो है माइनस कर दिया। तो भाई 2,10,000 से अगर मैं माइनस कर दूं 56,000, हाउ मच विल बी माई प्रॉफिट? 1,54,000 विल बी माई प्रॉफिट फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो इजी पार्ट था 1 मार्क का, फटाफट से आपने प्रॉफिट निकाल दिया करंटली जो आप अर्न कर रहे होगे प्रॉफिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, खैर। हाँ भाई, आ गई एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शंस आ गए भाई। द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग टू ऑप्शन टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। डायरेक्टर्स प्रॉफिट बना बढ़ाने के दो ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं, दो ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं जिससे प्रॉफिट बढ़ सकता है। पहले आ जाए जरा ऑप्शन ए रीड करते हैं। रिड्यूस द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय 5%। ऑप्शन ए कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को 5% से कम कर दो। सेलिंग प्राइस 5% से कम कर दो, तो आपने ऑलरेडी सेलिंग प्राइस पहले निकाल ली थी ना, सेलिंग प्राइस वो 60, अब 5% से कम कर दो तो पुरानी सेलिंग प्राइस 60 थी, इसका आप 95% निकाल लो। तो व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस? कैलकुलेटर में आप लोग 60 मल्टीप्लाई बाय 95% करेंगे, $57 जो है न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। ओके, आगे। रन अ 6 मंथ एडवर्टाइजिंग कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ 1100 पर मंथ। एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करेंगे, पर मंथ 1100 एडवर्टाइजिंग का खर्चा होगा। तो ये आपकी पर मंथ एडवर्टाइजिंग कौन सी कॉस्ट होती है? एडवर्टाइजिंग मेरे ख्याल से 1100 एडवर्टाइजिंग फिक्स कॉस्ट होती है ना भाई, यूनिट्स के हिसाब से तो नहीं लगती, फिक्स्ड हर मंथ 1100 लगेगी। तो बेसिकली ये 1100 से आपकी फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। आगे, मंथली सेल्स आर फोरकास्ट टू इंक्रीज बाय 25% ऑन करंट लेवल। अब यहां गलती मत कीजिएगा, ये मत नहीं कीजिएगा कि 14,000 को 20% से बढ़ा दीजिएगा, नो। उसने बोला है मंथली सेल्स आर फोरकास्ट टू इंक्रीज 25% ऑन करंट लेवल्स। करंट लेवल जो आपका है ना, करंट लेवल है आपका 10,500 यूनिट्स, उससे 25% जो है आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो हमारी करंट सेल्स है 10,500 यूनिट्स, उसको हम 20%, 25%, सॉरी 25% से बढ़ा देंगे, तो आप 10,500 का 125% निकाल लोगे। यस, 10,500 मल्टीप्लाई बाय 125%, व्हाट विल बी योर न्यू सेल्स के यूनिट्स? तो आए जरा, 10,500 मल्टीप्लाइड बाय 125%, 13,125 यूनिट्स। द न्यू सेल्स के यूनिट्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए विल बी 13,125 यूनिट्स, ठीक है भाई। ओके, दिस वाज ऑप्शन ए। अब देखो फिलहाल ऑप्शन बी को अभी भूल जाओ, 2 मिनट के लिए ऑप्शन बी को भूल जाओ, रिक्वायरमेंट चेक कर लो क्या है। अच्छा यार, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी मेड ऑन ईच ऑप्शन इफ द फर्स्ट ऑप्शन, कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी मेड ऑन ईच ऑप्शन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है ईच ऑप्शन से प्रॉफिट निकाल दो, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो पहले ऑप्शन ए का निकालना है ना, आपने ऑप्शन ए रीड कर लिया तो हम ऑप्शन ए का प्रॉफिट पहले निकाल देते हैं।
अब देखिए यार, आपको मैंने बोला है कि ऑप्शंस के टॉपिक में आपने ट्राई करना है कि आप कंट्रीब्यूशन से ही काम कर लो, वो पूरी लंबी नहीं करना, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, नो। तो डायरेक्ट अगर हम कंट्रीब्यूशन से काम करें तो कैसे काम करेंगे? देखिए यार, हमारी सेलिंग प्राइस 57 हो चुकी है। ऑप्शन ए में आपने देख लिया वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेम है। तो सेलिंग प्राइस चेंज होने की वजह से जो न्यू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन होगी, ऑप्शन ए अगर चूज करते हैं तो वो निकाल लो। सेलिंग प्राइस 57 है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम है ना, 22 एंड 18। 22 एंड 18 इज 40। तो आपने क्या करा, आपने निकाली न्यू कंट्रीब्यूशन 57 सेलिंग प्राइस माइनस 40, ये न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया ये आपकी। अब आपने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये निकाल कर आपने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स कर दिया, जो ऑप्शन ए के हिसाब से यूनिट्स है 13125। तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगी, आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए या नहीं? मेरे ख्याल से तो आ जाएगी। तो अब निकाल लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, 57 माइनस 40। वेट कीजिएगा। यस, कितनी आ रही है, बिल्कुल 57 माइनस 40, 40 इज 17। यस, ग्रेट इंडिया। अब 17 पर यूनिट आपकी न्यू कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाइड बाय 13125 यूनिट्स। हाउ मच यू गेट, यू गेट 223125। ये आपकी आ गई टोटल कंट्रीब्यूशन, डायरेक्टली आपने निकाल दी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। इसमें से आप क्या कर दोगे, लेस, आपको पता है कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है यार। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए वाली जो फिक्स कॉस्ट होगी? तो देखें, पुरानी फिक्स कॉस्ट तो अभी भी लग रही होगी। पुरानी फिक्स कॉस्ट कितनी थी पर मंथ? पुरानी फिक्स कॉस्ट पर मंथ थी 56,000, लेकिन ऑप्शन ए आपने चूज करा है तो 1100 से पर मंथ आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो पुरानी फिक्स कॉस्ट थी 56,000 प्लस 1100। 56,000 प्लस 1100 होता है 57,100। तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है भाई, 223 125 माइनस 57 100। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ रहा है 166,025। यस, बिल्कुल ठीक। ये आपने ऑप्शन ए से देखो कितना आसानी से प्रॉफिट निकाल दिया। नाउ वी विल डिस्कस ऑप्शन बी। देखते हैं ऑप्शन बी में क्या सीन है एवरीवन। हाँ जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है, अब देखो ऑप्शन वन से प्रॉफिट निकल गया, अब ऑप्शन बी रीड करते हैं, देखते हैं ऑप्शन बी में क्या सीन है। यस, अब्दुल, ग्रेट, सही आंसर है हदी। अब डिसकंटिन्यू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो। कह रहा है प्रोडक्ट एक्स बनाओ नहीं, कह रहा है प्रोडक्ट एक्स बनाओ ही नहीं, डिसकंटिन्यू कर दो। प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोडक्ट वाई विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 58 पर यूनिट, कह रहा है प्रोडक्ट एक्स बनाना बंद कर दो। ठीक है, कह रहा है प्रोडक्ट एक्स बनाना बंद कर दो, प्रोडक्ट वाई पे शिफ्ट हो जाओ, प्रोडक्ट वाई बनाना स्टार्ट कर दो। विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 58, प्रोडक्ट वाई की सेलिंग प्राइस 58 पर यूनिट होगी। It is forecast that demand will be such that the factory can operate at 110% of the normal capacity। ये जो आप प्रोडक्ट वाई पर जाओगे तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट वाई की जो डिमांड होगी ना, वो आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी ना 14,000, उससे भी 10%, उसका 110%, 110% हो जाएगी आपकी डिमांड नॉर्मल कैपेसिटी का। ओके, तो अगर सर कितनी हो जाएगी डिमांड, कितने यूनिट्स बेचेंगे प्रोडक्ट वाई के? तो यार नॉर्मल कैपेसिटी आपकी थी 14,000, 14,000 का 110% निकाल लो। 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 110%, तो भाई 14,000 का 110% कितना होता है? 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 110%, 15,400 ग्रेट यूनिट्स। तो मतलब अब प्रोडक्ट वाई के हम कितने यूनिट्स बनाकर बेचेंगे, 15,400 यूनिट्स बना के बेचेंगे। खैर आगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% पर यूनिट, पर यूनिट 10% से आपका डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, 10% से आपका पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज। ओके, पहले आपका पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना था भाई? पहले आपका पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट था हाउ मच, देखते हैं, सॉरी ज्यादा ऊपर चले गया। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट था 22, अब ये 10% से बढ़ जाएगा। तो 22 का आप क्या निकाल लो, 10% 10% से बढ़ जाएगा, मतलब 10% निकाल लो ना। यस ग्रेट, अब ये हो जाएगा 24.2 पर यूनिट। ओके आगे, नेक्स्ट फिफ्थ फिफ्थ एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्शन बी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज, however workers will be paid an overtime premium of 50% for all work over normal capacity। अब देखिए मेरी बात सुने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड,
पर यूनिट डायरेक्ट लेबर के खर्चे में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले कितना था भाई, जाकर देखें जरा, 18 था पहले, ओके अभी भी 18 ही रहेगा। हाउ एवर, लेकिन वर्कर्स विल बी पेड एन ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ 50% फॉर ऑल वर्क ओवर द नॉर्मल कैपेसिटी। देखो आपकी 14,000 तक नॉर्मल कैपेसिटी थी, अब कह रहे हैं नॉर्मल कैपेसिटी से जो ऊपर यूनिट्स बनेंगे ना ऊपर, उनके लेबर को आपको 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब आप जो 14,000 तक यूनिट्स बनाओगे उनका पर यूनिट लेबर का खर्चा तो 18 ही होगा, लेकिन 14,000 से जो ऊपर यूनिट्स बन रहे ना, अब आप 15,400 बना रहे हो, 1,400 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना रहे हो, उनका लेबर का जो पर यूनिट कॉस्ट होगा ना वो 50% ज्यादा होगा। तो 18 का 150% आप निकाल देते हो, 18 था नॉर्मल वालों का, तो इनका क्या, 18 इंटू 150%, तो 18 इंटू 150% कितना होता है, 18 मल्टीप्लाइड बाई 150%, आंसर इज $27। इसका मतलब ये हुआ कि जो 14,000 यूनिट्स हैं उनका पर यूनिट लेबर का खर्चा आएगा 18, और जो 1,400 यूनिट्स हैं उनका पर यूनिट लेबर का खर्चा आएगा 27। गॉट इट, दिस विल बी ओवर टाइम वाले यूनिट्स का लेबर का खर्चा पर यूनिट। यस ग्रेट सिंधिया, ऐसा ही है। अब आगे, मशीनरी विल नीड सम अल्टरेशंस विच विल कॉस्ट 54,000। अब देखो मैंने पहले भी शायद बताया है, मशीन्स में अल्टरेशन करने का मतलब नई मशीन ऐड करना, ठीक है। आप नई मशीन लोगे, नई मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, 54,000। नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड 25% पर एनम डेप्रिसिएशन का आएगा आपको एक्सपेंस कॉस्ट, दैट विल बी 25% डेप्रिसिएशन जो पर एनम होगी। तो देखो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट जो है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा आपका 54,000 की नई मशीन है ना, तो 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, आपकी पर एनम डेप्रिसिएशन, पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 54,000। 54,000 का सॉरी कितना परसेंट, 25%। तो 13,500 आपकी पर एनम डेप्रिसिएशन आ गई। लेकिन अगर आपको याद हो हम पर मंथ प्रॉफिट निकाल रहे हैं नीचे, तो ये पर ईयर डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आपको पर मंथ चाहिए, डिवाइड बाय 12 कर देना। तो आप 13,500 डिवाइड बाय 12 जब करोगे यू विल गेट 13,500, सॉरी 13,500 डिवाइडेड बाय 12, यस 1125। ये आपका पर मंथ डेप्रिसिएशन का कॉस्ट होगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट अब आ जाएगा ऑप्शन बी की वजह से। और ये जो डेप्रिसिएशन होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है भाई। डेप्रिसिएशन पर अब हर ईयर 13,500 लगेगी ना, हर ईयर मशीन की वैल्यू 13,500 से कम होगी, तो ये फिक्स कॉस्ट होती है, यूनिट्स के हिसाब से नहीं लगती। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी ना 1125 से। अब खैर आगे, द कंपनी विल नीड टू बोरो 30,000 टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी अल्टरेशंस। ये जो नई मशीन आप लोगे उसको फाइनेंस, ये जो 54,000 की नई नई मशीन, तो पैसे कहां से आएंगे, 30,000 आपने बोरो करने पड़ेंगे, आपने 30,000 का लोन लेना पड़ेगा। 30,000 का आपने क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम विल बी चार्ज ऑन दिस लोन। ये इंटरेस्ट भी एक कॉस्ट है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ जाएगा, अब हमारे पास 30,000 का लोन है, 30,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, 6%। तो 30,000 का 6% निकाला, हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आ गई, 30,000 का 6%, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6%, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6%, 1,800। लेकिन ये क्या है, पर एनम इंटरेस्ट है, पूरे साल का इंटरेस्ट है, हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं पर मंथ, तो हमें पर मंथ चाहिए ना भाई, हमारा पर मंथ खर्चा कितना आएगा, तो ये पर ईयर है, 12 मंथ्स का है, डिवाइडेड बाय 12 कर दो। तो 1,800 डिवाइड बाय 12, पर मंथ इंटरेस्ट विल बी कितना भाई, 1,800 डिवाइडेड बाय 12, वी गेट 150। तो पर मंथ इंटरेस्ट कॉस्ट आपका 150 आ जाएगा भाई। ये इंटरेस्ट भी क्या है, हर मंथ सेम इंटरेस्ट लगता है ना, चेंज तो नहीं होता ना यूनिट्स के हिसाब से, ये भी फिक्स कॉस्ट है, तो 150 से बेसिकली आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खैर अब सारा आपने ऑप्शन बी के हिसाब से चीजें जो जो चेंज होंगी कर ली हैं। अब बोला भाई क्या निकाल दो, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट निकाल लो। देखो अब ऑप्शन बी में क्या है, ज्यादा मार्क्स का है ना, और जगह भी ज्यादा दी हुई है, खैर इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप ऑप्शन बी में भी अगर आपको कंट्रीब्यूशन के थ्रू काम करना है आप कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन के थ्रू काम मसला नहीं है। लेकिन ये जो लेबर का ओवर टाइम होता है ना, तो इसमें बच्चे जब कंट्रीब्यूशन के थ्रू प्रॉफिट निकालना शुरू होते हैं, उनका चांस ऑफ एरर बढ़ जाता है, वो ज्यादा गलती करने के उनके चांसेस हो जाते हैं। तो मैं जब बोलता हूं जब ये लेबर का वो हो ना, ओवर टाइम वगैरह वाला सीन, तो आप पूरा लंबाई कर लिया करें, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट हर चीज कर लिया करें, तो आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको दोनों तरीके से निकाल कर दिखाता हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी प्रॉफिट निकाल कर दिखाता हूं, और मैं आपको लंबे वाले तरीके से भी निकाल कर दिखाता हूं, चेक करना गौर से एवरीवन। मैं आपको दोनों तरह से निकाल कर दिखा रहा हूं। पहले मैं प्रॉफिट निकालूंगा लॉन्गर वे से, गौर से सुनना कैसे निकाल लो। सबसे पहले मैं लेता सेल्स। अब मेरी सेल्स कितनी हो जाती, अब मेरी सेल्स जो है, मैं कितने यूनिट सेल कर रहा हूँ, 15,400 प्रोडक्ट वाई के, ठीक है। 15,400 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है प्रोडक्ट वाई की सेलिंग प्राइस कितनी थी, इसने हमें बता दी थी 58 थी।
तो 15,400 मल्टीप्लाइड बाय 58, मेरे पास सेल्स आ जाती। मेरी सेल्स कितनी आती भाई, जल्दी से आंसर निकालें। आप लोग भी निकालें, मैं भी निकाल रहा हूँ, क्रॉस चेक करेंगे एवरी वन प्लीज। 15,400 मल्टीप्लाइड बाय 48, 893200 आ रही है भाई मेरे पास। अब इसमें से आप करोगे लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपका आ जाएगा पहले डीएम, डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट खर्चा अब चेंज हो गया था, इट वाज 24.2 नाउ। तो 24.2 ले ली, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, कितने यूनिट्स बना रहे हो भाई, 15,400 यूनिट्स बना रहे हो। तो 24.2 मल्टीप्लाइड बाय 15,400 कितना होता है भाई, 24.2 मल्टीप्लाइड बाय 15,400, 372680, यस। और डीएम के बाद डीएल, अब देखो भाई डीएल कैसे निकलेगा। 14,000 यूनिट जो है, जो नॉर्मल कैपेसिटी है, और ओवर टाइम में जो यूनिट्स बनते हैं 1400। नॉर्मल कैपेसिटी में जो यूनिट्स बन रहे हैं उनका पर यूनिट रेट था 18 लेबर का, लेकिन जो ओवर टाइम में बन रहे हैं उनका 27 है। तो आपने लिया 18 मल्टी और इसमें 27, 14,000 यूनिट्स पे 18 लगाया पर यूनिट कॉस्ट, तो 14,000 इंटू 18 लेबर का खर्चा। और जो 1400 यूनिट्स ओवर टाइम में बन रहे थे उनको मल्टीप्लाई करा 27 से, क्योंकि उनको 50% एक्स्ट्रा देते हैं ना कॉस्ट हम लोग लेबर की। तो 1400 इंटू 27, तो आप इनको ऐड अप करते तो आपके पास टोटल लेबर का खर्चा आ जाता है, दैट विल बी कितना भाई। आप लोग सिंपली कैलकुलेटर में जाके करते हैं 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 18, फिर आप लगाते कैलकुलेटर में प्लस का साइन, और 1400 मल्टीप्लाइड बाय 27, तो आपके पास जो लेबर का कॉस्ट आ जाता वो आ जाता आपके पास 289,800। ठीक है, टोटल हम लोग एक साथ डाल देते, लेबर का कॉस्ट 289,800। डीएम डीएल आ गया, और कोई वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे ख्याल से था नहीं ना, और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं था, सिर्फ डीएम डीएल ही था। ठीक है ना, ऑप्शन बी में बोला हुआ है कि कोई नया कोई वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो बस आप ये माइनस करते, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन नाउ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है, कितनी आ जाती कंट्रीब्यूशन, 89,893,200 माइनस 372,680 माइनस 289,800। तो आपके पास जो आंसर कंट्रीब्यूशन आ जाती है वो 230,720 आ जाती है। इसमें से आप करते हैं लेस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या आती है, देखो फिक्स कॉस्ट आपने प्रोडक्ट एक्स बनाना बंद कर दिया है, लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो जो प्रोडक्ट एक्स की फिक्स कॉस्ट थी ना पहले, वो अभी भी लग रही होगी 56,000, और 56,000 तो फिक्स कॉस्ट है। और कितनी आ गई थी ऑप्शन बी की वजह से, एक ये पर मंथ 1125 की आ गई थी फिक्स कॉस्ट, और एक 150 की भी इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आ गई थी ना। तो 1125 प्लस 150 प्लस 56,000, तो यहाँ 56,000 प्लस 1125 प्लस 150, ये आपकी सर फिक्स कॉस्ट का सीन हो जाता। अब आपके पास आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती, जो आप माइनस करते तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। अब्दुल हादी आप कह रहे हैं सर डीएल दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, बिल्कुल कोई मसले वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब्दुल हादी डीएल वाली लाइन अगर मैं आपको जाकर एक्सप्लेन करूं दोबारा से, तो इधर लिखा हुआ था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। डायरेक्ट लेबर की पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले आप डायरेक्ट लेबर को पर यूनिट खर्चा कितना दे रहे थे, 18, तो अभी भी 18 ही रहेगा पर यूनिट। लेकिन उसने आगे क्या बोला था, हाउ एवर वर्कर विल बी पेड एन ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ 50% फॉर ऑल वर्क ओवर नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी थी 14,000, उससे ऊपर अब जितने भी यूनिट्स बन रहे हैं ना, उनके लेबर को आप जितना उनका बनते हैं पैसे, उससे 50% एक्स्ट्रा दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर अगर यूनिट्स बन रहे हैं 14,000 यूनिट्स, तो मैं लेबर को दे रहा था 18, अब हम तो 15,400 यूनिट्स बनाएंगे ऑप्शन बी अगर हमने चूज कर लिया है। तो नॉर्मल कैपेसिटी से ऊपर यूनिट्स कितने बन रहे हैं, 1400। तो ये जो 1400 यूनिट्स है ना, इनको हम पर यूनिट 18 नहीं देंगे, इनको 50% एक्स्ट्रा अमाउंट, जो नॉर्मल था रेट उससे 50% एक्स्ट्रा देंगे। तो हमने तभी 18 का 150% निकाल लिया, मतलब ये जो 1400 यूनिट्स ओवर टाइम में बन रहे हैं इनको हम पर यूनिट कॉस्ट देंगे 27। ठीक है, तो अब आपने ऑप्शन बी के हिसाब से अगर टोटल लेबर का खर्चा निकालना था, तो 14,000 यूनिट्स पे पर यूनिट लेबर कॉस्ट आएगा 18, तभी 14,000 यूनिट्स को 18 से मल्टीप्लाई करा, और जो ऊपर यूनिट्स बन रहे थे नॉर्मल कैपेसिटी से 1400, उनको आप पर यूनिट का लेबर का खर्चा हमें 27 पड़ेगा पर यूनिट, तभी उनको 27 से मल्टीप्लाई करा, निकाल कर दोनों को ऐड कर लिया, तो ऑप्शन बी के हिसाब से टोटल लेबर का कॉस्ट आ गया। अब्दुल हादी क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी बताएं। अगर नहीं क्लियर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट। ओके, तो भाई ये फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल बताओ ना। अगर मैं कैलकुलेटर खोलूं मेरी फिक्स कॉस्ट बनती है 56,000 प्लस 1125 प्लस 150,
57,275, इसको ऊपर से माइनस करा, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। कितना आएगा भाई? कंट्रीब्यूशन 230,720 माइनस 57,275, ये हमारे पास आ रहा है कितना? 173,445, 173,445। तो ये आपने प्रॉफिट निकाल दिया। इस तरह भी निकालते यार आपको तो भी पूरे मार्क्स मिलते इस ऑप्शन के प्रॉफिट निकालने के। अब इसको आप थोड़ा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी आप काम कर सकते थे। पता है किस तरह काम करते हैं आप कंट्रीब्यूशन से, अगर आपने कंट्रीब्यूशन के थ्रू निकालना होता? तो देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको कंट्रीब्यूशन के थ्रू काम करना था ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते। आप पहले निकालते टोटल कंट्रीब्यूशन बिफोर ओवर टाइम। अब आपकी, अच्छा, ये जरा मैं, ये जो टोटल वाला मैंने काम करा ना, इसको जरा मैं नीचे ले जाता हूँ, जगह जगह कम पड़ जाएगी ना वरना। इसको जरा फिलहाल मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं निकालता टोटल कंट्रीब्यूशन बिफोर ओवर टाइम। अब यार ये टोटल कंट्रीब्यूशन बिफोर ओवर टाइम कैसे निकलती है? आप बोलते सर सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? सेलिंग प्राइस आपकी 58 है। पर यूनिट आपका जो है मटेरियल है 24.2, और पर यूनिट लेबर विदाउट ओवर टाइम, पर यूनिट आप लेबर को देते हो, कोई ओवर टाइम वगैरह अगर नहीं लगता तो पर यूनिट आप 18 देते हो, ठीक है। तो आप बोलते हैं सर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लो ओवर टाइम के बगैर वाली, वो कैसे आएगी? 58 सेलिंग प्राइस थी माइनस 24.2 जो लेबर का पहला खर्चा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 18, ये आपके पास आ जाती पर यूनिट कंट्रीब्यूशन विदाउट ओवर टाइम वाली। उसको आप मल्टीप्लाई कर देते यूनिट से, 15,400 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी सारे यूनिट्स की। बस इसमें क्या होगा कि वेरिएबल कॉस्ट में आपने ओवर टाइम, जो लेबर का ओवर टाइम वाला खर्चा है ना, वो माइनस नहीं करा हुआ, आपने बिफोर ओवर टाइम वाली कंट्रीब्यूशन निकाल ली, जो कितनी आ गई? 58 माइनस 24.2 माइनस 18, ये आपके पास आ जाती 15.8 मल्टीप्लाइड आप कर देते 15,400 यूनिट्स, तो आपके पास आ जाती 243320। ये आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन बिफोर ओवर टाइम वाली आ जाती है। अब इसमें से आप क्या कर देते? देखो ओवर टाइम लेबर का खर्चा है ना, लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, अब आपने ओवर टाइम इंक्लूड नहीं करा, वेरिएबल कॉस्ट में ओवर टाइम माइनस नहीं करा, तो ये आपकी जो बिफोर ओवर टाइम वाली कंट्रीब्यूशन है ये ज्यादा होगी ना। अब इसमें से आप क्या करो, जो ओवर टाइम है वो अलग से माइनस कर दो, आप कर दो लेस, लेस ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम की वजह से जो आपने ऊपर प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसे दिए वो माइनस कर दो, तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आफ्टर ओवर टाइम प्रीमियम आ जाएगी। अब ओवर टाइम प्रीमियम कैसे निकलेगा? देखो मेरी बात सुनो, आप जो है अगर प्रीमियम नहीं होता तो 18 पे कर रहे थे, लेकिन प्रीमियम है तो 27 पे कर रहे हो लेबर को, ऐसा ही है। तो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप ओवर टाइम में पर यूनिट? 18 माइनस 27 करो, आ जाएगा आपके पास 18 माइनस 27 कितना होता है? 18 माइनस 27। तो बेसिकली जो आप पर यूनिट प्रीमियम पे कर रहे हो वो $9 का है ना, क्योंकि अगर ओवर टाइम प्रीमियम नहीं होता तो आप 18 पे करते थे, प्रीमियम की वजह से आप 27 पे कर रहे हो, मतलब $9 आप प्रीमियम पे कर रहे हो पर यूनिट। तो $9 पर यूनिट हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, और कितने यूनिट्स पे प्रीमियम पे कर रहे हैं हम? खाली ओवर टाइम वाले यूनिट्स पे, 1400 यूनिट्स पे। तो इस तरह जो ओवर टाइम प्रीमियम था वो मैंने निकाल लिया, वो मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, ठीक है। 9 इंटू 1400, 12,600 ओवर टाइम प्रीमियम माइनस कर दिया, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर ओवर टाइम, जो मेरी ओवर टाइम के बाद वाली जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए करेक्ट वाली, आफ्टर ओवर टाइम वाली, वो मेरे पास आ जाती। कितनी आ जाती भाई? 243320, 243320 माइनस 12,600, वो मेरे पास आ जाती 230720। वही टोटल कंट्रीब्यूशन जो मैंने पूरा दूसरे वाले तरीके से की थी, सेम ही आ रही है कंट्रीब्यूशन। इसमें से वही क्या करता? लेस फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट करता कितनी थी? 56,000 थी, उसमें 1125 हमारा डेप्रिसिएशन आया था और 150 का इंटरेस्ट आया था ना। तो टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी? 56,000 प्लस 1125 प्लस 150, 57। तो आपके पास क्या आ जाता प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी जो होगा? 230720 माइनस, तो हमारे पास वही 173,145। ठीक है, तो इस तरह भी आप प्रॉफिट निकाल सकते थे, या तो आप पुराना वाला तरीका जो मैंने पूरा लंबा करा था वो भी आप निकाल सकते हो। 173, सेम ही आ रही है ना प्रॉफिट? डिफरेंट आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से डिफरेंट नहीं आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए दोनों तरीकों से। कुछ ना कुछ हमने कैलकुलेशन में एरर किया होगा, दैट्स व्हाई डिफरेंट आ रहा है। इसकी अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आ रहा है, अगर मैंने इस वाले तरीके से किया तो 173,445 आ रहा है, इसमें 173,145 आ रहा है। क्यों भाई, क्या गलती कर दी मैंने?
58 माइनस 24.2 माइनस 18, 15.8 मल्टीप्लाइड बाय 15,400, 24332 ये भी करेक्ट आंसर निकाला है मैंने। एंड 12,600 भी माइनस करा, सही है। 9 इंटू 1400, 9 इंटू 1400, सॉरी 12,600 ठीक है। एंड 12,600 माइनस कर दिया 243320 से, यस 230720 आ गया। एंड जो मेरी फिक्स कॉस्ट मैंने निकाली वो कितनी है, 5600, 56,000। और कितना कितना फिक्स किया, 1125, और 150 आ गई थी, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई थी, ठीक है। तो प्लस 1125, 56,000 प्लस 1125 एंड प्लस 150, तो 57,275 ही आ रहा है, ठीक है। टू कंट्रीब्यूशन 230720 से माइनस करी तो मेरे पास क्या आ रहा है, अच्छा सही आ रहा है, सॉरी माय बैड, कैलकुलेशन एरर था, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 173445, यस। तो देखिए आप इस तरह भी प्रॉफिट निकाल सकते थे एंड इस तरह भी प्रॉफिट निकाल सकते थे, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। 173445, यस अब्दुल आदि का कैलकुलेशन एरर था, वही आ रहा है, सही आ रहा है, हमने कैलकुलेशन में मैंने गलती कर दी थी बस। अच्छा जी, अब देखें क्या आप लोगों को दोनों तरीके 100% क्लियर है या नहीं क्लियर, ये बताएं मुझे। एवरीवन क्लियर, जिसको जो आसान लगता है वो आप यूज कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला तरीका करके आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नो, चाहे ये तरीका करो चाहे ये तरीका करो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। यस हादी, क्रिस्टल क्लियर, गुड। क्लियर है एवरीवन, यस और नो, जल्दी बताएं ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, ग्रेट, ओके। अब आ जाए जरा नेक्स्ट पार्ट, वही घिसा पिटा पार्ट होगा, थ्योरी कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर बाय कंसीडरिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। कह रहा है कि भाई चूज करें कि कौन सा ऑप्शन, बताएं कि कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए है, और जो है फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देने हैं, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पैसे वाले रीजंस, नॉन फाइनेंशियल जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आपने देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों दें। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की भी मार्क्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो वही एक मार्क मेरे ख्याल से आपका एडवाइस का होगा, बाकी आपने 6 जस्टिफिकेशन पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ऑप्शन ए के 3 पॉइंट्स दे देना, ठीक है। और ऑप्शन बी के 3 पॉइंट्स दे देना। अब जाहिर सी बात है, जो ऑप्शन चूज कर रहे होगे उसके फेवर में आप दे रहे होगे पॉइंट्स, जो ऑप्शन चूज नहीं कर रहे उसके आप अगेंस्ट में पॉइंट्स दे रहे होगे, ऐसा ही है। अब मेरी बात सुनो एवरीवन, तो आज ये जरा डिस्कस करते हैं रीजंस ना। अब आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, हमारा करंट लेवल जो प्रॉफिट था, अगर पहले फाइनेंशियल रीजंस की बात कर लें, तो हमारा करंट करंट प्रॉफिट था 154,000, और अगर ऑप्शन वन चूज करता हूं तो 166025 आ रहा है, मतलब करंट लेवल से तो प्रॉफिट बढ़ रहा है अगर ऑप्शन ए चूज करता हूं। और ऑप्शन बी अगर चूज करता हूं तो भी प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है, 173445 प्रॉफिट आ रहा है, तो भी करंट लेवल से प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब ऑप्शन ए चूज करता हूं तो करंट लेवल से प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी से कंपेयर करें तो ऑप्शन बी में करंट लेवल से प्रॉफिट बढ़ रहा है, ज्यादा से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मेरी बात सुने, तो फाइनेंशियल रीजन आप ये दे देते ऑप्शन ए का कि भाई करंट लेवल से प्रॉफिट बढ़ रहा है, और यही एडवांटेज ऑप्शन बी अगर आप चूज करते तो ऑप्शन बी का भी एडवांटेज हो रहा है कि करंट लेवल से प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऑप्शन बी का एक और ही एडवांटेज हो सकता है कि ऑप्शन बी ऑप्शन ए से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, ये भी एक एडवांटेज हो सकता है। ये तो फाइनेंशियल फैक्टर की बात हो गई ना। लेकिन अगर आप एक बात देखो, अगर मेरे पास ऑप्शन बी के डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, देखो ऑप्शन बी में मुझे लोन लेना पड़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ी है जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, नई मशीन ले रही है जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट बढ़ना इज नॉट गुड ना। क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट तो जितने यूनिट्स बनाओगे यूनिट्स के हिसाब से लगेगी, फिक्स कॉस्ट तो सारे यूनिट्स पे लग रही है ना, ठीक है, वो हर यूनिट की कॉस्ट बढ़ा देती है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसमें आप देखो, इसमें फिक्स कॉस्ट इतने ज्यादा से नहीं, सिर्फ इसमें एडवर्टाइजिंग की फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, इसमें हमारी फिक्स कॉस्ट ज्यादा से बढ़ रही है। खैर, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है ऑप्शन बी का। बाकी अब ऑप्शन बी में क्या है, ये सब फोरकास्ट है। ऑप्शन ए भी सब क्या है, फोरकास्ट है। अब ऑप्शन ए में बोला है एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करेंगे जिसकी वजह से जो हमारी है ना सेल्स बढ़ जाएंगी, अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन फेल हो गई फिर। ऑप्शन बी में आप देख सकते हो, ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट वाई एक न्यू प्रोडक्ट है, आप नए प्रोडक्ट में एंटर होने जा रहे हो, और ये आपकी क्या है, फोरकास्ट है सारी।
ये आपकी फोरकास्ट है। तो क्या नया नया प्रोडक्ट जितना आपने सोचा है क्या वो उतना बिकेगा या नहीं बिकेगा, और आपको बोरो करने पड़ेंगे पैसे, क्या आपको बैंक से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। एडवर्टाइजिंग माइट फेल, और यस यस वेरी गुड सिंधिया, अगर आप ऑप्शन बी चूज करते हो, ऑप्शन बी में आप लेबर को ओवर टाइम काम करवा रहे हो, लेबर ओवर टाइम काम करेगा, लेबर ओवर टाइम काम करेगा, तो चांसेस होते हैं कि वो डीमोटिवेट हो जाए और प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी इश्यूज आ सकते हैं। अगर लेबर डीमोटिवेट होगा तो वो प्रोडक्ट सही नहीं बनाए, ठीक है, क्वालिटी में इशू आ गया तो आपके कस्टमर लूज हो जाएंगे। ठीक है। ये बात है। ऑप्शन बी के एडवांटेज हो सकते हैं कि आप एक नए प्रोडक्ट में एंटर हो रहे हो, प्रोडक्ट एक्स की डिमांड ऑलरेडी गिर रही है, तो अच्छी बात है आप एक न्यू मार्केट में एंटर हो जाओगे, ये एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, बी का। लेकिन बी के डिसएडवांटेजेस बहुत सारे मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, कि लेबर ओवर टाइम, कि ये सब फोरकास्ट है, क्या ये अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट होगा या नहीं होगा, लेबर ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है इसके अंदर। ठीक है। और यस, ऑप्शन ए के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको मैंने बनाया कि ऑप्शन ए में भी प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन ए में प्रॉफिट हो रहा है कंपेयर टू करंट लेवल्स। ठीक है। और लेकिन ऑप्शन ए का ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि ऑप्शन ए का प्रॉफिट एज कंपेयर टू ऑप्शन बी कम है। ठीक है। तो इस तरह आप चूज करते एक ऑप्शन, एडवाइस देते, और जो ऑप्शन चूज करे उसके फेवर में 3 पॉइंट्स देते, और जो ऑप्शन चूज नहीं करे उसके अगेंस्ट में 3 पॉइंट्स देते। अब इसमें आपने फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देने हैं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देने हैं। अभी जो मैंने प्रॉफिट की बात की, प्रॉफिट इन्वॉल्व मनी, पैसा, तो ये फाइनेंशियल फैक्टर हो गए। लेकिन मैंने ये बोला कि यार लेबर डीमोटिवेट हो जाएगा ओवर टाइम की वजह से, ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन फेल तो नहीं हो जाएगी, ये सारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना। तो इस तरह आप जो है ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए, और आप एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करके लिखोगे कि एडवाइस दे दी आपने कि भाई ही शुड चूज ऑप्शन ए या ही शुड चूज ऑप्शन बी, 1 मार्क आपको एडवाइस का मिल गया। अब जो ऑप्शन चूज करे, अब ऑप्शन बी के भी आपको पॉइंट्स देने पड़ेंगे और ऑप्शन ए के भी पॉइंट्स देने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है जो ऑप्शन चूज करेंगे उसके फेवर में पॉइंट्स देंगे, और जो ऑप्शन चूज नहीं करेंगे उसके अगेंस्ट में पॉइंट्स देंगे। अब ऑप्शन ए के 3 पॉइंट्स देने, ऑप्शन ए चूज करे हो तो ऑप्शन ए के फेवर के 3 पॉइंट्स दे दो, ऑप्शन बी चूज करे हो तो ऑप्शन बी के फेवर में 3 पॉइंट्स दे दो, और ऑप्शन ए अगर चूज नहीं करे तो उसके अगेंस्ट में 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन बी चूज नहीं करे तो उसके अगेंस्ट में 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए चूज करा तो ऑप्शन ए के फेवर में 3 पॉइंट्स और ऑप्शन बी के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स, 6 मार्क आपको यूं मिलेंगे, 1 मार्क एडवाइस का मिलेगा। गॉट इट। तो इस तरह आपने एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करके इसका लिखना होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं काफी बार, एडवाइस वाली थ्योरी जो है मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा सुन लें। एडवाइस वाली थ्योरी आपकी लिखना बेहतर किस तरह होगी। अब देखो, जिस तरह मैंने अभी आपको बोला कि दिमाग में अभी हमने सोचा कि एडवाइस क्या करनी है हमने, ठीक है, फिर हमने फेवर में जो ऑप्शन चूज करा उसके फेवर में पॉइंट सोचे, और जो ऑप्शन चूज नहीं करा उसके अगेंस्ट पॉइंट सोचे, सोच लिए, दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। अब आप खोले मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम खोल के देखें एग्जामिनर ने क्या पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, वो आप एक बार रीड करें, फिर एक पैराग्राफ बनाकर कंस्ट्रक्ट कर कर लिखें पैराग्राफ। ठीक है, और आप लोग मुझे भेजेंगे तो आई विल बी हैप्पी, मैं आप लोगों को चेक करके बताऊं कि आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट आप लोग कर सकते हो, क्या चीज लैक कर रही है उस पैराग्राफ के अंदर, मैं लाजमी आप लोगों को चेक करके दूंगा इफ यू गाइज विल, अगर आप लोग मुझे लिखकर भेजोगे। ठीक है। तो इस तरह अब जितनी आपने, मैं ये कहना चाह रहा था, जितनी आप जितने क्वेश्चंस की आपने ये मार्किंग स्कीम पढ़ी हुई होगी ना एडवाइस वाली, उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा कि एग्जामिनर किस स्टाइल के पॉइंट्स दे रहा है, उतना ज्यादा आपको एग्जामिनर का स्टाइल समझ आएगा। अच्छा, ये पॉइंट्स देता है ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि जितनी मार्किंग स्कीम पढ़ी होगी आपको एग्जामिनर के पॉइंट्स इसमें सिमिलर भी नजर आ रहे होंगे कि यार ये पॉइंट देखो, ये हमेशा मेंशन करता है लाजमी। ठीक है। तो इस तरह आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो एडवाइस वाली थ्योरी लाजमी हमेशा एक बार मार्किंग स्कीम खोल के रीड करें, फिर एक पैराग्राफ बनाएं, पहले खुद सोचें क्या एडवाइस देंगे, फिर फेवर के पॉइंट्स अगेंस्ट पॉइंट सोचें, फिर मार्किंग स्कीम रीड करें, फिर एक पैराग्राफ लिखें, और आप लोग मुझे भेजेंगे तो मैं लाजमी आप लोगों को चेक करके बताऊंगा कि सही लिखी या नहीं लिखी। तो इस क्वेश्चन की लाजमी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑप्शंस का। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था आज यहीं तक रखेंगे, एक और क्वेश्चन अभी करवाना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, फिर हमारा ऑप्शंस का टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, तो इस वाली थ्योरी की आप लोग लाजमी एक बार मार्किंग स्कीम खोलिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज भी देता हूं। ठीक है, लाजमी रीड करें एक बार मार्किंग स्कीम, और इसका एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर कर आप लोग मुझे भेजेंगे तो मैं 100% आप लोगों को चेक करके बताऊंगा कि इज इट ओके और नॉट। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ऑप्शंस दोनों क्लियर हो, प्रॉफिट किस तरह निकालें 100% समझ आए हो। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो। अगर सबको क्लियर है तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।